चैप्टर 10 ह्यूमन आई, टॉपिक है बेटा रेनबो। रेनबो आप सबको पता है, बारिश के बाद दिखता है ना। हिंदी में क्या कहते हैं रेनबो को, बताओ? इंद्र। वेरी गुड, मैं सोचा तुम्हें नहीं आता होगा। रेनबो को इंद्रधनुष कहते हैं। कुछ कलर्स दिखते हैं ना, बेसिकली कहते हैं 7 कलर दिखते हैं, पूरे 7 तो नहीं दिखते खैर, लेकिन काफी कलर दिखते हैं। तो आपको पता है कि रेनबो, आपसे पूछें कि विच फिनोमेना कॉजेज रेनबो, तो क्या बोलेंगे आप? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन याद है क्या होता था? When white light enters a prism, it splits into 7 color। जब white light prism में जाती है तो 7 कलर में टूट जाती है। तो रेनबो इज अ फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। किसका फिनोमेना है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब हवा में प्रिज्म कहां से आ गया? हवा में प्रिज्म तो है नहीं। तो बारिश के बाद जो मॉइस्चर रहता है, जो पानी रहता है हवा में, हर एक रेन ड्रॉप एक प्रिज्म की तरह काम करती है। हर एक रेन ड्रॉप एक प्रिज्म की तरह। तो हम एक रेन ड्रॉप के बारे में समझते हैं, ऐसे ही आप बहुत सारे रेन ड्रॉप मिलके आपका रेनबो बनाते हैं। तो एक ये मान लो रेन ड्रॉप है। तो जब सनलाइट इस पे एंटर करती है, ये सनलाइट है, जब सनलाइट इस पे एंटर करती है तो जैसे ही इस फेस पे पहुंचती है, अब ये तो पानी है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर जाएगी लाइट तो रिफ्रैक्शन होगा। जैसी लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होती है तो एक दो कलर तो यहीं से ही टूट जाते हैं। व्हाइट लाइट थी ना, ये तो सनलाइट क्या थी? व्हाइट लाइट। जैसे ही सरफेस पे पहुंची, कोई ज्यादा मुड़ेगा, कोई कम मुड़ेगा। आपको व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, तो यहीं से स्प्लिट होनी शुरू हो जाती है, 2-3 कलर तो यहीं स्प्लिट हो जाती है। तो पहले सरफेस पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद यहां से लाइट बाहर नहीं निकलती, दूसरे फेस से लाइट बाहर नहीं निकलती, मुड़ जाती है। इसे कहते हैं बच्चों इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर रिफ्लेक्ट हुई ना, उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे ही बताएंगे आप, 2 नंबर का आता है बस, सिंपल, आपने ये एक्सप्लेन करना है। सनलाइट एंटर करी, इस सरफेस पे क्या हुई? रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट होते ही डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन मतलब 2-3 कलर यहीं से स्प्लिट हो गए। फिर उसके बाद यहां से फिर रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन में कोई डिस्पर्जन नहीं होता। फिर जैसी लाइट यहां से फिर बाहर निकलेगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा। यहां से फिर 2-3 कलर में वो लाइट स्प्लिट हो जाएगी। यहां से जैसे ही वो निकलेगी, यहां के बाद क्या हो रहा है? यहां के बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, फिर से लाइट 2-3 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। यहां से फिर से लाइट स्प्लिट होना स्टार्ट कर देती है। माने 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और एक बार क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर लाइट स्प्रेड हुई, तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन। उसके बाद लाइट क्या हुई? इंटरनल रिफ्लेक्ट हुई। फिर दोबारा से क्या हुई? बाहर आ गई, तो क्या हुई? फिर से रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये एक बार ऐसे पूछा था कि पहले क्या क्या हुआ, अरेंज करो। सबसे पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के साथ ही डिस्पर्जन हो गया। फिर क्या हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर जब बाहर निकल गई लाइट तो फिर से रिफ्रैक्शन हो गया। तो जब जब रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां और यहां, लाइट स्प्लिट हो जाती है। और 4-5 कलर या 7 कलर बोल दीजिए, 7 कलर में लाइट स्प्लिट हो जाएगी। तो अब ये तो एक रेन ड्रॉप है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे रेन ड्रॉप होंगे, सब में डिस्पर्जन होगा, तो सारे कलर मिलके एक साथ हमें वो ऐसा दिखाई देता ना, धनुष जैसा, इसलिए उसे इंद्रधनुष कहते हैं। बात समझ में आई? सो दिस कॉजेज दिस रेनबो, दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। भाई इतना ही समझाना है, एक रेनबो लेके इस तरह से डायग्राम बना के उसी को एक्सप्लेन कर देना है बस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगला टॉपिक है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ये तीनों टॉपिक कनेक्टेड है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ये एप्लीकेशन है, फर्स्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दूसरा इसी का पार्ट है, और तीसरा एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आप याद रखिए कि ये किस फिनोमेना से कनेक्टेड है, एमसीक्यू में आ जाता है। जैसे रेनबो किससे कनेक्टेड था? डिस्पर्जन से कनेक्टेड था। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कनेक्टेड है, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट कनेक्टेड है, और ये प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कनेक्टेड है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? ध्यान सुनना। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एयर। हवा में 2 तरह की हवा पाई जाती है। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एयर, हॉटर एयर एंड कूलर एयर। हॉटर एयर एंड कूलर एयर, एक गर्म हवा और एक ठंडी हवा। जो हॉटर एयर होती है वो हल्की होती है, हॉटर एयर इज लाइटर। जो लाइटर एयर होगी इट मूव्स
इन दी अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। जो हॉटर एयर होती, गर्म हो, वो हल्की होगी तो ऊपर चली जाएगी ना, जैसे वो गुब्बारा वो हीलियम वाला होता है, हाइड्रोजन वाला ऊपर उड़ जाता है ना वो। सो द हॉटर एयर इज प्रेजेंट इन दी अबव लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, दिस इज हॉटर एयर। हॉटर एयर ऊपर रहती है, और जो कूलर एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो कूलर एयर के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होगा, so it is present in the lower layer of the atmosphere. So this is a cooler layer. Cooler air is present in the lower layer of the atmosphere. तो cooler air नीचे रहती है, hotter air ऊपर रहती है, क्योंकि वो हल्की होती है ऊपर चली जाती है। So when sunlight enters, suppose this is sunlight. When sunlight enters the hotter air, जब sunlight hotter air में इंसिडेंट करती है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हॉटर एयर के अंदर कोई मॉइस्चर है नहीं, पानी है नहीं, तो लाइट सीधी चली जाएगी, सीधी कूलर एयर पे चली जाएगी। सो देयर इज नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन हॉटर एयर। हॉटर एयर में याद रखना, गर्म हवा में कोई पानी ही नहीं है, तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती, करेगी भी तो बहुत कम, पता ही नहीं चलेगा। एज इट रीचेस दी कूलर एयर, जैसे ये कूलर एयर में आती है, इसके अंदर पानी है ना, इसके अंदर मॉइस्चर है, नाउ इट रिफ्रैक्ट, नाउ इट बेंड्स स्लाइटली। जैसे ही वो कूलर एयर में आती है थोड़ा सा मुड़ जाती है, ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट इन दी कूलर एयर। पानी की जो इसके अंदर कूलर एयर के अंदर मॉइस्चर है उसकी वजह से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कूलर एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कूलर एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आपने इतना ही बताना है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो आप बोलोगे एयर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एयर, hotter air and cooler air. As sunlight enters the hotter air, there is no atmospheric refraction. As it enters the cooler air, there is slightly change in its direction. थोड़ा सा उसका bend हो जाता है। So this bending of sunlight by the cooler air present in the atmosphere is called atmospheric refraction of light. इसी की वजह से twinkling of stars होता है। स्टार वाई, अब ट्विंकलिंग आपको पता ही है ना, स्टार फ्लिकर करते हैं, कभी लाइट ज्यादा आती है कभी कम आती है स्टार से। क्यों? मान लो सपोज दिस इज अ स्टार, दिस इज अ स्टार, यहां थोड़ा नीचे बना देता हूं। मान लो दिस इज अ स्टार, वो स्टार कैसे बनाते हैं, ऐसे से करके ना, ऐसे, ये पुराने वाले जमाने वाला स्टार है। तो मान लो ये एक स्टार है, यहां से लाइट आई, हॉटर एयर ने तो कुछ नहीं करा, कूलर एयर ने उसे बेंड कर दिया। यहाँ पे खड़ा है मैंक, ये मैंक है। तो अब मान लो एक ऑब्जर्वर है, कोई भी एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर को पता क्या दिखाई देगा, स्टार यहाँ है ना, उसको दिखाई देगा थोड़ा सा ऊपर, यहाँ कहीं दिखाई देगा स्टार, उसे जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे अलग दिखाई देगा। स्टार थोड़ा सा ऊपर दिखाई, क्यों? उसको अपनी स्ट्रेट इस वाली पोजीशन में दिखेगा और ऊपर दिखाई देगा, यहां कहीं दिखेगा, यहां पे दिखाई देगा। जो स्टार है ये आप देख रहे हैं, जहां से बेंड हुई है ना लाइट, आपको तो लगेगा ना लाइट सीधी सीधी आ रही है, ये रहा स्टार वहीं से सीधी सीधी आ रही है। अगर आप यहां जाके देखोगे तो आपको इधर दिखेगा, लेकिन आप तो यहां अर्थ पे खड़े हो, तो जहां से बेंड हुई है लाइट, आपको थोड़ी पता चलेगा लाइट बेंड हुई है, वो तो हवा में बेंड हुई है, आपको लगेगा लाइट सीधी सीधी आ रही है ये स्टार से, जबकि स्टार उसके नीचे है। हमें जहां दिखता है उससे दूर होता है स्टार, और दूर होता है, हमें जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे भी ऊपर होता है स्टार। लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स स्लाइटली अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है, दिखेगा यहाँ, क्योंकि लाइट यहाँ से बेंड हुई है, तो जहां से बेंड हुई है हमें उसके सीधी रास्ते में दिखाई देगा, ये आ रही लाइट यहाँ से, लेकिन यहाँ से बेंड होके ऐसे आई है लाइट इधर से। तो स्टार अपीयर्स स्लाइटली अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। अच्छा, ये तो हो गई बात उसकी पोजीशन की। अब फ्लिकर क्यों करता है, वाई डज स्टार ट्विंकल, ट्विंकलिंग क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर फिक्स थोड़ी है, हवा फिक्स थोड़ी है, एटमॉस्फेयर तो कीप्स ऑन चेंजिंग, हवा तो बदलती रहेगी, कभी मूव करेगी ना एयर। जब एयर मूव करेगी तो आपको कभी लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, क्योंकि कभी हो सकता है यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा आगे से कहीं से रिफ्रैक्ट हो जाए, तो आपको लगेगा कि भाई लाइट अलग अलग जगह से आ रही है। ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेयर देयर इज डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के एंगल अलग अलग हो जाते हैं।
तो हवा चल रही है, कभी रिफ्रैक्शन यहाँ से हो सकता है, कभी आगे से हो सकता है, कभी उसी पोजीशन से हो सकता है, तो आपको लगेगा लाइट अलग अलग जगह से आपकी आंखों में आ रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर कीप्स ऑन चेंजिंग, एटमॉस्फेयर बदलता रहता है, हवा चलती रह रही है। अगर हवा स्लाइट है, एकदम हवा चल ही नहीं रही, तो आपको लगेगा स्टार ट्विंकल नहीं कर रहा, स्टार एक ही जगह वैसा ही है। तो ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेयर, चेंज इन एयर पोजीशन, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार अपीयर्स। ठीक है, स्टार की पोजीशन हमें लगेगा कि लाइट अलग अलग जगह से आपकी आंखों में आ रही है ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, पोजीशन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की पोजीशन बदल जाएगी तो आपको लगेगा कि वो ट्विंकल कर रहा है, जबकि वो तो नॉर्मल लाइट फेंक रहा है। अच्छा, सो दिस कॉजेज ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स। ये बात समझ में आई? बस इतना एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल होते? देखो, स्टार बहुत दूर होते हैं, आपने आंसर क्या लिखना है? एक्चुअल पता आंसर क्या है? प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, स्टार की तो अपनी लाइट होती है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार है, तो इनके अंदर एक हाइड्रोजन गैस होती है, वो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन होता है, कंबाइन होती है हाइड्रोजन गैस, फ्यूजन होकर उसमें से हीट निकलती है, लाइट निकलती है। स्टार के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो इनके पास अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है जो निकलती है और हमें हमारे पास तक आती है। प्लैनेट्स के पास कोई अपनी लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स जैसे मून है, मून आपका मून एक सैटेलाइट है अर्थ का। मून क्यों चमकता है? क्योंकि सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, अपनी तो कोई लाइट नहीं है उसकी, है ना। सिमिलर प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, आपने ये बताना है कि प्लैनेट्स आर क्लोजर, जैसे स्टार उतनी दूर है तो प्लैनेट्स थोड़े पास होते हैं, प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ। अब एक प्लैनेट पे भी लाइट पड़ेगी, किसकी? सन की लाइट पड़ेगी, तो उसमें वो बोलते हैं कि एक प्लैनेट बहुत बड़ा होता है और वो पास रहता है, तो हर एक प्लैनेट के छोटे छोटे हिस्से को, छोटे छोटे पार्ट्स को आप समझो कि छोटे छोटे बहुत सारे स्टार्स हैं। प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड, मान लो ये स्टार है, तो लाइट जब आएगी, जैसे यहां से लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी, तो ये सारी लाइट, अब एक एक प्लैनेट ये भी है मान लो, इसमें भी बहुत सारे स्टार हैं, ये सारी लाइट जब आती है तो एक दूसरे के इफेक्ट को ही कैंसिल कर देते हैं। तो आपने ये लिखना है कि प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज स्टार्स, तो ईच स्टार सेंड्स अ लाइट टू द एटमॉस्फेयर, और सारी लाइट जब एटमॉस्फेयर में पड़ती है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को ही कैंसिल कर देती है, नलिफाई देयर इफेक्ट, ऐसे लिखना है। आपने क्या लिखना है कि सारी लाइट जो एंटर करेगी अर्थ एटमॉस्फेयर पे वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन की होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, तो हमारे पास तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती, वो खुद ही एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो इसकी वजह से प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। फिर एक क्वेश्चन है, मैं अभी आपको लिखवा दूंगा कि वाई एस्ट्रोनॉट कैन सी अ ब्लैक स्काई। जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं ऊपर तो उनको ब्लैक ब्लैक आसमान क्यों दिखता है? हमें तो नीला दिखता है, हमें ब्लू दिखता है ना आसमान, उनको ब्लैक कलर का क्यों दिखता है स्काई? इसका आंसर मैं इस डिलेड सनसेट के बाद बताता हूं, पहले ये वाला सुन लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, ये इसके पहले एट ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार, ठीक है। ये आप अभी डायग्राम बुक से बना लेना, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स आप बुक से बना लेना। अगला टॉपिक सुनिए, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? क्योंकि प्लैनेट्स में बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स समझ लो होते हैं, तो वो सारे स्टार एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही सबकी लाइट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, तो इसलिए हमें वो ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आते। अच्छा, ये टॉपिक क्या है? एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट क्या होता है? सनराइज सनसेट सबको पता ही है। सनराइज जब होता है, जब हमें दिखता है, उसके एक्चुअल में 2 मिनट के बाद वो सनराइज होता है, हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, तो जो इसे कहते हैं एडवांस सनराइज, हमें 2 मिनट पहले दिखता है, जबकि होता है वो 2 मिनट बाद है। जो सनराइज होता है उसकी एक्चुअल जो पोजीशन आती है अपनी जगह पे वो 2 मिनट बाद आती है, लेकिन हमें 2 मिनट पहले से ही दिखने लग जाता है। ऐसे ही जब सनसेट हो जाता है, सनसेट होता है, डिलेड सनसेट का मतलब हो गया कि सनसेट हो चुका होता है लेकिन हमें 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। सनसेट हो चुका होता है लेकिन हमें 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, इसे कहते हैं डिलेड सनसेट। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है,
ठीक है, ये अर्थ है, ये आपका अर्थ था, और ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, ध्यान से सुनना, अर्थ और अर्थ का एटमॉस्फेयर। देखो यहां पे मान लो सन है, अच्छा इस एटमॉस्फेयर की टॉप मोस्ट लेयर पे अगर एक लाइन खींचू ना, मैं एक लाइन मैंने खींची, दिस लाइन इज कॉल्ड होराइजन। इस एटमॉस्फेयर पे मैं एक लाइन खींचू, बिल्कुल एटमॉस्फेयर से टच करती है ऊपर, इस लाइन को क्या कहते हैं, होराइजन। ये है सन, सन नीचे है तो ये मान लो सनसेट है। यहां से यहां जब ये सन होराइजन से ऊपर आ जाता है, अगर ये सन होराइजन से ऊपर आ गया उसे कहते हैं सनराइज, अगर होराइजन से नीचे चला गया उसे कहते हैं सनसेट। तो सन को यहां से जैसे इसके होराइजन के पास पहुंचेगा, यहां से होराइजन के ऊपर आने में, इस लाइन को क्रॉस करने में 2 मिनट लगते हैं। सन इस लाइन क्रॉस करने में सन को कितना मिनट लगता है?